जय हिंद छात्रों, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पर चर्चा कर लिया था, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। अगर आपको देखना है तो जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लेक्चर्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा आज की जो क्लास है, क्रिया टॉपिक पढ़ने के बाद इससे 30 प्रश्न भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो न्यू सृजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जा कर के आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्रिया। क्रिया की परिभाषा है, क्रिया का कार्य क्या होता है, मतलब क्रिया होती क्या है, तो देख लेंगे हम। कार्य या काम, यही होता है क्रिया। अब कार्य या काम कुछ भी हो सकता है। हंसना हो सकता है, रोना हो सकता है, गाना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सारी जो है क्रियाएं हैं। और जो भी क्रियाएं, जो भी कार्य हम करते हैं, वही क्या है, आपकी क्रिया है। तो परिभाषा होगी, किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। मैंने बताया था आपको विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें जो है लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये भी आपके 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में विकारी का जो चौथा टॉपिक है आपका क्रिया, वो हम पढ़ने वाले हैं। अविकारी में आपके आते हैं, इसके आगे हम बढ़ेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। इसके अलावा आपके संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और आपका जो है लास्ट में आपका इसमें भी 4 है, विस्मयादि बोधक। ये आपके विकारी और अविकारी हैं। फिलहाल हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया और विशेषण पढ़ लिया। आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का भी लेक्चर है, क्रिया का भी लेक्चर है, लेकिन काफ़ी पुराना है, पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाया गया था, तो उसे आज मैं फिर दोबारा जो है क्रिया का लेक्चर दे रही हूँ। तो परिभाषा क्या है, जिसका अर्थ काम होता है, यानी कि जो ये क्रिया है एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ इसका काम होता है या कार्य होता है। क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्दों से होती है, यानी कि मूल रूप से क्रिया का जो रूप होता है वह धातु होता है। उसमें जो है प्रत्यय, धातुओं में प्रत्यय लगा करके फिर हम क्रिया बनाते हैं। यहाँ देखेंगे, पहले अगर परिभाषा की बात करें तो राजा राम पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे जो कार्य है राजा राम कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़कियाँ गाना गा रही हैं। गीता चाय बना रही है। महेश पत्र लिखता है और उसी ने बोला था, उसी ने बोला था। ये भी जो है आपकी क्रिया है, उसने कुछ बोला था। तो आगे हम बढ़ेंगे, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है, कार्य पढ़ने का हो रहा है, खेलने का हो रहा है, गाने का हो रहा है, या कुछ बनाने का हो रहा है, या कुछ लिखने का हो रहा है, या कुछ बोलने का कार्य हो रहा है, ये सारे कार्य ही क्या हैं, क्रिया कहलाती है। आगे हम देखेंगे, ये आपका वही है, आपका खेलना, आना, जाना, कूदना, नाचना, पीना,
चलना, हंसना, रोना, दौड़ना, टहलना, ये सारी क्या है आपकी क्रियाएं हैं। आगे हम देखेंगे, जो मैंने बताया था कि जो क्रिया होती है उसका मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। तो हेडिंग हम डाल लेंगे धातु, और इसकी परिभाषा होती है कि क्रिया के मूल रूप यानी कि मूलांश को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। यह प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि क्रिया का मूलांश रूप क्या है, तो क्रिया का मूलांश रूप धातु है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। यानी कि क्रिया का जो भी रूप है उसमें धातु जो है अपने आप उपस्थित रहती है। यहाँ देखेंगे, जैसे ये चल धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ करके ये चलना क्रिया शब्द बना है। ये पठ धातु है और इसमें जो है ना प्रत्यय जोड़ करके पढ़ना बना है शब्द, क्रिया शब्द। और ये लिख धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ करके लिखना क्रिया शब्द बनाया गया है। अब इस धातु के भी भेद हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धातु के कितने भेद होते हैं, तो धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु या यौगिक धातु। कहीं कहीं आपको मूल क्रिया या यौगिक क्रिया के रूप में भी ये दिखाई पड़ सकता है। मूल धातु जो होती है, मूल धातु की परिभाषा है, यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जो मूल धातुएं होती हैं वह स्वतंत्र होती हैं और वो किसी भी शब्द पर जो है वो निर्भर नहीं होती हैं। जैसे देखेंगे, जा, मोहन जा, मोहन खाना खा, मोहन गा, मोहन लिख, मोहन पी, मोहन हंस। यहाँ पे देखेंगे किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं है इनको पूरा करने के लिए। यह जाने का काम हो रहा है, या खाने का हो रहा है, या गाने का हो रहा है, या लिखने का हो रहा है, पीने का हो रहा है, या हंसने का हो रहा है। यानी कि यह जो है मूल धातु है या मूल क्रिया का रूप है। अब यौगिक धातु हेडिंग डाल लेंगे और इसमें देखेंगे कि यौगिक धातु क्या होती है। तो यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। यानी कि मैंने बताया था कि जो धातु रूप है क्या है, पी है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो यह शब्द हो गया पीना। अब जब ये पीना शब्द है, ये जो पी शब्द है, यह जो है मूल रूप है क्रिया का या मूल धातु है, और यहाँ जो पीना शब्द है यह जो है यौगिक क्रिया इसे कहेंगे, यौगिक धातु कहेंगे इसे, यौगिक धातु या यौगिक क्रिया। यानी कि जब जो है प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बन गए वे जो है यौगिक धातु के अंतर्गत आएंगे। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा अथवा विशेषण में भी प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं। क्रिया के भेद, अब हम यहाँ देख लेंगे कि क्रिया के भेद। तो क्रिया का वर्गीकरण करने के 3 आधार हैं। कर्म या रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, और काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। पहला आधार हम देखेंगे कर्म या रचना के आधार पर। यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्म या रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो कर्म या रचना के आधार पर क्रिया जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। प्रश्न आपका यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे सकर्मक और अकर्मक। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब पहली हेडिंग हम डाल लेंगे सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। यानी कि कोई भी कार्य हो रहा है और उसका प्रभाव जो है कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ रहा है, तो फिर वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। तो कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक
क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ में होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। और सकर्मक क्रिया जो होती है वह दो प्रकार की होती है, यानी कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, आगे हम देखेंगे। फिलहाल देखेंगे ये सकर्मक में जो श है यह जो है उपसर्ग है, और कर्मक में आपका जो है कर्म, यहाँ से अगर हम निकाल दें यहाँ से कर्म, और स का अर्थ होता है साथ, यानी कि जो वाक्य जो होंगे, जो क्रियाएं होंगी जिसमें जो है कर्म होगा वे आपके सकर्मक के अंतर्गत आएंगे। सकर्मक क्रिया के यहाँ पे देखें कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण को देख लेते हैं हम। महेश चाय बना रही है, सॉरी क्या हो रहा है, गीता चाय बना रही है। यहाँ मैंने पहले महेश पढ़ा, फिर आगे मैंने यहाँ पढ़ दिया। तो गीता चाय बना रही है, अब यहाँ पे बना रही है, गीता क्या बना रही है, सीधे जो है प्रश्न क्या पे जाएगा कि क्या बना रही है, क्या क्या का प्रश्न जाएगा, उसमें जो है बन क्या रहा है, चाय बना रही है। तो गीता क्या बना रही है, चाय बना रही है। यहाँ पे देखेंगे तो महेश लिखता है, महेश लिखता है, तो क्या लिखता है, तो महेश पत्र लिखता है। हमने एक नया मकान बनाया, तो हमने बनाया, क्या बनाया, एक नया मकान, एक नया मकान हमने बनाया। तो यहाँ पे देखेंगे मकान पर जो है, मकान जो है कर्म के रूप में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये जो कार्य हो रहा है बनाने का, इसका जो असर किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। वह मुझे अपना भाई मानता है, वह मुझे अपना भाई मानता है। तो देखेंगे यहाँ पे वह मानता है, क्या मानता है, किसे मानता है, तो मुझे। क्या मानता है, अपना भाई मानता है। यहाँ पे देखेंगे तो राधा बनाती है, क्या बनाती है, तो राधा खाना बनाती है। यहाँ पे भी देखेंगे कर्म दिखाई पड़ रहा है। रमेश लाता है, क्या लाता है, प्रश्न किया जाए तो रमेश जो है सामान लाता है, यानी कि जिन वाक्यों में क्या किसी का आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे सकर्मक क्रियाएं होंगी। रवि ने आम खरीदे, रवि ने आम खरीदे, तो यहाँ पे देखेंगे रवि ने क्या खरीदे, तो रवि ने आम खरीदा। सब में कर्म है, और जब कर्म है वाक्य में तो फिर वहाँ पे सकर्मक क्रियाएं होंगी। सकर्मक क्रिया कैसे पहचाने, देखेंगे मैंने वही बताया कि अगर क्रियापद में आप क्या लगाते हैं और सवाल का आंसर यदि मिलता है तो फिर वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, अगर नहीं मिलता है तो फिर वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक तो होती है पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया की बात करें तो पूर्ण सकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द, संज्ञा या विशेषण, किसी अन्य पूरक शब्द, संज्ञा, विशेषण की आवश्यकता नहीं होती है, उस क्रिया को हम पूर्ण सकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी कि ऐसी क्रिया जिसको पूर्ण बनाने के लिए किसी अन्य संज्ञा शब्द या फिर विशेषण शब्द की आवश्यकता न पड़े, वहाँ पर जो है पूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण देखेंगे, महेश ने घर बनाया, बच्चा पी रहा है, बच्चा पी रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें जो है कर्म बीच में से गायब होगा, लेकिन फिर भी वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे बच्चा पी रहा है, पूर्ण रूप से दिया नहीं है, लेकिन इसमें जो है छिपा हुआ है, आपका कर्म छिपा हुआ है, या तो वो दूध पी रहा होगा, या फिर वह पानी पी रहा होगा, या फिर वह जो है जूस पी रहा होगा, कुछ तो पी रहा होगा। तो यहाँ पे कर्म छिपा हुआ है,
इसलिए जो है यहाँ पे क्या का आंसर छिपा हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है अकर्मक में चला जाएगा, ये भी आपका सकर्मक के अंतर्गत आएगा। कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। या तो वो किताब पढ़ रहे होंगे, हिंदी पढ़ रहे होंगे, अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, कुछ तो साधन होगा जो पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो वो कर्म है या छिपा हुआ है, इसलिए जो है ये भी जो है सकर्मक क्रिया होगी इसमें। उसी ने बोला था, तो यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर फॉर्म में है। अक्सर देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर में जैसे आपका है हंसना, रोना, रोना हुआ, तो ये सॉफ्टवेयर में है, लेकिन मोस्टली जो है ये अकर्मक क्रिया होता है। जैसे सोना हुआ, उड़ना हुआ, चलना हुआ, दौड़ना हुआ, तो ये आता है सब आपका जो है सॉफ्टवेयर में, और ये सारे आते हैं अकर्मक में। लेकिन अगर बोलने का कार्य हो रहा है तो बोल रहा है तो कुछ तो बोल रहा होगा, हिंदी बोल रहा होगा, अंग्रेजी बोल रहा होगा, या संस्कृत बोल रहा होगा, उर्दू बोल रहा होगा, अरबी फारसी बोल रहा होगा, या कुछ भी बोल रहा होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कर्म छिपा हुआ है, इसलिए जो ये वाक्य है उसी ने बोला था। यहाँ पे क्या के आंसर सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, छिपा हुआ है, यानी कि कर्म छिपा हुआ है। फिर भी जो है ये वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? सकर्मक के अंतर्गत आएगा। इसमें काफ़ी इस तरह के जब वाक्य आ जाते हैं प्रश्न में तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। आगे हम देखेंगे पूर्ण सकर्मक क्रिया जो होती है, एक तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो पूर्ण सकर्मक क्रिया हमने देख लिया। अब इसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक कर्म होगा, द्विकर्मक क्रिया में दो क्रियाएं होंगी, दो कर्म होंगे। हेडिंग से ही पता चल रहा है। यहाँ देखेंगे पहली हेडिंग हम डालेंगे एक कर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया में देखेंगे इसकी परिभाषा, यदि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। ये आपका सही है, ये आपका सही है जो लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ परिभाषा क्या है? यदि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे देखेंगे ऊपर उदाहरण है, विजय भोजन पका रहा है या भोजन कर रहा है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, बच्चों ने चित्र बनाए, शंकर ने केले खरीदे, श्याम ने एक फ़ोन खरीदा। सब में देखें अगर हम कर्ता को और जो क्रिया है, यानी कि जो कर्ता है जो कार्य करने वाला है और जो क्रिया है उसको जब हम दोनों को अलग कर देंगे तो कर्म एक है या दो अपने आप निकल करके आएंगे। कैसे देखते हैं हम? यहाँ पे देखेंगे जो विजय है यह कर्ता है, कर रहा है, यह क्या है? क्रिया है। बीच में से आपका जो भोजन है यह कर्म निकल करके आया और कर्म कितना है? एक है। अध्यापक कर्ता हो गया, पढ़ा रहा है क्रिया हो गई, पाठ जो है एक कर्म हो गया। बच्चों ने क्या बनाए? क्रिया किया हमने बनाने का, क्या बनाया? चित्र बनाया। शंकर ने खरीदे, क्या खरीदा? केला खरीदा, एक ही कर्म निकल के आया। श्याम ने खरीदा, क्या खरीदा? एक फ़ोन खरीदा। तो यहाँ भी एक ही कर्म निकल कर के आ रहा है। तो यहाँ पर जो है एक कर्मक क्रिया होगी। द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो इसकी परिभाषा है, यदि किसी वाक्य में पूर्ण सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म, एक प्रधान होगा और एक गौड़ होगा, तो अगर प्रयुक्त हुए हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको भी हम अलग करके उसी तरह से कर्ता को अलग कर लेते हैं और क्रिया को अलग कर लेते हैं। कर्ता और क्रिया अलग करके हमें दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे कर्म एक है या कर्म दो है। तो यहाँ पे देखेंगे माँ,
माँ है यहाँ पे, माँ क्या है, करता है। खिला रही है यानी कि कार्य कर रही है, तो यह जो है क्रिया। माँ क्या कर रही है, खिला रही है। अब यहाँ से देखेंगे कर्म, बच्चों को एक कर्म, भोजन द्वि कर्म, तो यहाँ पे दो कर्म हो रहा है। यहाँ पे मैं कर्ता पढ़ा रहा हूँ क्रिया, आपको पहला कर्म और क्रिया दूसरा कर्म। अध्यापक पढ़ा रहा था, अध्यापक पढ़ा रहा था छात्रों को पाठ। यहाँ पे देखेंगे तो पहला छात्रों को और पाठ दूसरा, छात्रों को पहला कर्म पाठ दूसरा कर्म। यहाँ पे राम ने लिखा, क्या लिखा, कृष्ण को पत्र लिखा। मैंने धोए, क्या धोए, साबुन से कपड़े। शंकर ने खरीदे, क्या खरीदे, केले खरीदे। कहाँ से खरीदे, किससे खरीदे, बाजार से खरीदे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे दो कर्म दिखाई पड़ रहा है। आगे हम देखेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। हमने पढ़ लिया था कि पूर्ण सकर्मक क्रिया और क्रिया के दो भेद, एक तो सकर्मक और दूसरा अकर्मक। फिर जो सकर्मक क्रिया थी उसके दो भेद थे, एक तो था पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरी जो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जो पूर्ण सकर्मक क्रिया थी उसके भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम देखेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया, तो इसकी परिभाषा देख लेंगे। सॉरी ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, आप PDF देख लेना जूम करके, नेक्स्ट टाइम से जो है इसका मैं ध्यान दूंगी। सकर्मक क्रिया का वह रूप है जिसमें क्रिया के साथ कर्म के अतिरिक्त भी किसी न किसी पूरक शब्द, संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता बनी रहती है। जो पूर्ण सकर्मक क्रिया थी उसको जो है पूरा करने के लिए किसी भी संज्ञा और विशेषण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो अपूर्ण सकर्मक क्रिया है इसको पूर्ण करने के लिए संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। वो कैसे समझेंगे, एक चीज़ हम देखेंगे कि कुछ क्रियाएं होती हैं, चार क्रियाएं, जैसे मानने का, मानना, समझना, चुनना या चयन करना या बनाना। ये चार जो क्रियाएं होती हैं इसमें जो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। देखें, नवीन सचिन को चतुर समझता है, तो जो नवीन है वह सचिन को क्या समझता है, चतुर समझता है। तो यहाँ पे समझने के लिए जो है यहाँ पे चतुर की ज़रूरत पड़ रही है। यह चतुर जो है विशेषण शब्द है। वह मुझे अपना भाई मानता है, वह मुझे अपना भाई मानता है, तो यहाँ पे मानता है, क्या मानता है, भाई मानता है। तो यहाँ पे संज्ञा की आवश्यकता पड़ रही है मानने की जो क्रिया है उसको कंप्लीट करने के लिए। हमने सुमेर को समिति का अध्यक्ष बनाया। यहाँ पे देखेंगे तो बनाया, बनाया शब्द यहाँ पे देखेंगे, बनाया, बनाना या बनाया, जो भी इस तरह की जो क्रियाएं हैं इसको जो पूरा करने के लिए यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ पे संज्ञा शब्द आया हुआ है, तो यह जो है पूर्ण कर रहा है इस क्रिया को। वह अपने आप को हिटलर समझता है, यहाँ पे समझने का कार्य हो रहा है, लेकिन क्या समझने का काम, हिटलर। यहाँ पे जो है जातिवाचक संज्ञा को समझा जा रहा है या व्यक्तिवाचक। तो रमेश महेश को अपना दुश्मन समझता है, रमेश महेश को अपना क्या समझता है, दुश्मन समझता है। वह देश ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना, तो चुनने का कार्य हो रहा है, चयन का कार्य हो रहा है। यहाँ पे भी इसको कंप्लीट करने के लिए इस कार्य को प्रधानमंत्री शब्द आया है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। आगे हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। हमने देख लिया सकर्मक में, सकर्मक में जो है दो भेद थे, कौन कौन से थे, एक थी आपका पूर्ण सकर्मक क्रिया थी, दूसरी आपकी क्रिया थी अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जो पूर्ण सकर्मक क्रिया थी उसके दो भेद थे, एक तो था एक कर्मक क्रिया और दूसरी थी द्विकर्मक क्रिया।
अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद वगैरह हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसमें जो कार्य हो रहा था उसका प्रभाव पड़ रहा था कर्म पर, और कर्म वहाँ पर कहीं एक थे, कहीं दो थे, और फिर उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए कहीं कहीं विशेषण और संज्ञा का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है कार्य सीधा जो करने वाला है, जो करता है वो करता है, यानी कि कोई भी जो कार्य होता है उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर जाता है। तो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, यानी कि यहाँ पर जो है अ का अगर हम बात करें, अ की बात करें तो अ का अर्थ होता है ये उपसर्ग है, अभाव होता है या फिर होता है रहित। यहाँ से हम निकाल देंगे कर्मक में से कर्म। तो ऐसी क्रियाएं जहाँ पर कर्म का अभाव है या कर्म रहित है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई है। यहाँ पर देखेंगे, नोट कर लेंगे कुछ बातें, जैसे ये खुजलाने का जो क्रिया है, भरना हुआ, लजाना हुआ, भूलना हुआ, बदलना, ललचाना, घबराना, कुछ ये क्रियाएं हैं। घबराना, ललचाना, बदलना, भूलना, लजाना, भरना, खुजलाना, ये जो क्रियाएं हैं सकर्मक और अकर्मक दोनों में दिखाई पड़ती हैं। तो इस पे जो है वाक्य किस तरह से बनाया गया है उस वाक्य पे डिपेंड है कि वो वाक्य जो है किस में जाएगा, सकर्मक क्रिया में जाएगा फिर या अकर्मक क्रिया में जाएगा। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखेंगे हम कि किस तरह से जो ये कार्य हो रहा है उसका प्रभाव सीधा जो है कर्ता पर पड़ रहा है, ना कि कर्म पर। पहला उदाहरण देखेंगे कि लड़का सोता है। कार्य क्या हो रहा है, सोने का। कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा कार्य जो है किस पर प्रभाव डाल रहा है, कर्ता पर, यानी कि लड़का सोता है। गाड़ी दिखाई देती है, तो दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, गाड़ी दिखाई देती है। सीधा जो कार्य हुआ दिखने का वह कार्य जो है गाड़ी पे गया। यहाँ पे निकला तो क्या निकला, सूरज निकला। यहाँ पे निकलने का जो है कार्य सीधा जा रहा है सूरज पर। बच्चा खेलता है, तो देखेंगे बच्चा खेलता है, यहाँ पे बच्चा खेलता है तो सीधा प्रभाव बच्चे पे जा रहा है, ना कि यहाँ पे कर्म है। राधा गाती है, तो राधा गाती है, यहाँ पर देखेंगे तो गाने का कार्य कौन कर रहा है, राधा कर रही है। सीधे कार्य जो है किस पे जा रहा है, राधा पे। वह चिल्लाता है, तो चिल्लाता है कौन चिल्लाता है, तो यहाँ पे देखेंगे वह चिल्लाता है, सीधा कार्य किस पे जा रहा है, कर्ता पर। राम जाता है, यहाँ पे देखेंगे विवेक नहाता है, वह हंसता है, वह टहलता है, वह दौड़ता है। इस तरह के और भी जो है वाक्य आप देख सकते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद, वहाँ पर जो है जिस तरह से सकर्मक क्रिया के दो भेद थे, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, उसी तरह से अकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो पहली हेडिंग हम डालेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता के विषय में पूर्ण विधान करने के लिए क्रिया के साथ किसी संज्ञा या विशेषण शब्द की आवश्यकता रहती है, उसे हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है किसी संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है। अपूर्ण कर्मक क्रिया में भी वहाँ पर जो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया में भी ज़रूरत पड़ रही थी, यानी कि ये दोनों चीज़ें दोनों जगह अप्लाई हो रही हैं, अपूर्ण सकर्मक में भी और अपूर्ण अकर्मक में भी। तो देखेंगे यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। हिंदी व्याकरण के अनुसार खाना, निकलना, ठहरना, बनना, रहना, होना जैसी जो क्रियाएं होती हैं वह जो है अपूर्ण अकर्मक। यहाँ पर हम देख लेंगे जैसे साधु, चोर,
निकला। अब ये जो निकला जो कार्य हुआ है, यह सीधा प्रभाव पड़ रहा है साधु निकला। लेकिन इस निकले हुए को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जो है यह अकर्मक क्रिया है, और इसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पे जो है चोर शब्द आया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे वह बीमार निकला, वह बीमार निकला। तो यहाँ पे वह निकला, क्या निकला? बीमार निकला। तो इसको जो है निकलने, ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ना कि ये जो है सकर्मक में जाएगा या अकर्मक में ही जाएगा। लेकिन इसको पूर्ण करने के लिए बीमार जो है और ये जो चोर है, ये विशेषण शब्द जो है आया हुआ है। यहाँ पे संज्ञा चोर होगा। आप मेरे मित्र ठहरे, आप मेरे मित्र ठहरे, आप मेरे मित्र ठहरे। तो यहाँ पे जो ये ठहरने का कार्य हो रहा है, आप जो है ठहरे, लेकिन मेरे मित्र यहाँ पर आया हुआ शब्द है, इसको विजय बेईमान निकला, विजय बेईमान निकला। तो निकला कौन? विजय निकला। क्या निकला? बेईमान निकला। यहाँ पे विशेषण शब्द जो है क्या कर रहा है? इस अपूर्ण अकर्मक क्रिया को पूरा कर रहा है। तो उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने PDF पे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अगली हेडिंग है हमारी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, अकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ न तो कर्म और न ही किसी पूर्ति शब्द की या पूरक शब्द की आवश्यकता होती हो, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है विशेषण और संज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी सीधे जो है यहाँ पे देखेंगे रो रहा है बच्चा, कुछ बालक हंस रहे हैं, वह रात भर सोया नहीं, वह रात भर सोया नहीं, चिड़िया आकाश में उड़ती है। यह जो है उड़ने का कार्य हुआ, बोलने का, हंसने का, गाने का, सोने का, ये जो कार्य होते हैं सारे जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे या अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अकर्मक क्रिया कैसे पहचाने? अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले क्या मैंने बताया था कि क्या प्रश्न अगर आप लगाते हैं और वाक्य का कोई आंसर का कोई आंसर नहीं मिलता है वाक्य में, तो फिर वहाँ पे जो है अकर्मक क्रिया होती है। अब इसमें जो आधार था, पहला आधार था कि कर्म और रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म और रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की थी, सकर्मक और अकर्मक। अब यहाँ पे जो दूसरा आधार है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर जो है क्रिया कितने प्रकार की है। तो यहाँ पे आपसे कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि जो यौगिक क्रियाएँ हैं या जो यौगिक धातु है उसके कितने भेद होते हैं। तो उसके 3 भेद होते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कि प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद यहाँ पे 8 दिए हुए हैं। 8 हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, जो सामान्य क्रियाएं हो रही हैं। सहायक क्रिया कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये सारी जो है क्रियाएं आपको दिखाई देंगी आगे। पहली हेडिंग हम देखेंगे सामान्य क्रिया। यह क्रिया का सामान्य रूप होता है जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। इसमें जो है कार्य भी एक होगा और क्रिया भी एक होगी। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त होता है तो फिर उसे जो है सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया का ऐसा रूप, यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया सिर्फ एक हो रही है, तो वह जो है वाक्य जो है किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य क्रिया के। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। श्याम आम खाता है, श्याम जाता है, राधा आई, विजय गया। यानी कि यहाँ सकर्मक और अकर्मक दोनों जो है उसमें कोई मतलब नहीं है, दोनों तरह की आ सकती है सामान्य क्रिया के अंतर्गत। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि कार्य जो है एक ही हो रहा है। पढ़ने का, खाने का, आने का देखेंगे तो एक ही कार्य हो रहा है इस वाक्य में। तो यह जो उदाहरण है सामान्य क्रिया के अंतर्गत। अब अगली हेडिंग है सहायक क्रिया।
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्ण करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है, विजय ने अपना खाना मेज पर रख दिया है। तो जी हाँ, ये है ये जो है सहायक क्रिया होती है। यानी कि जो है यह जो ये कार्य हो रहा है, रख दिया है या और ये पढ़ ली है, तो इसको जो है ये सहायता प्रदान करती है क्रिया। आगे हम देखेंगे संयुक्त क्रिया, अगली हेडिंग है। तो संयुक्त क्रिया वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है। यानी कि जो संयुक्त क्रिया होगी उसमें 2 क्रिया हो सकती है, 3 क्रिया हो सकती है, यानी कि वो सिंपल सामान्य क्रिया की तरह नहीं होगी। रजनी ने खाना खा लिया, लिया और खा 2 कार्य हो रहा है। मैंने पुस्तक पढ़ डाली, यहाँ पे देखेंगे 2 कार्य हो रहा है। शंकर ने खाना बना लिया, 2 कार्य हो रहा है। यह जो है ऐसे वाक्य जो होते हैं वे संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएंगे, ऐसी क्रियाएं। अगली हेडिंग है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें जो करता है स्वयं न करके किसी से करवाता है, किसी से करने के लिए आग्रह करता है तो या मोटिवेट करता है, तो फिर वहाँ पे वो वाक्य जो है किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। परिभाषा देखेंगे कि क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से हो सकती है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के पश्चात वह सदैव सकर्मक ही होती है। यानी कि जब कोई भी क्रिया अगर उसने रूप धारण कर लिया प्रेरणार्थक का, तो उसमें सकर्मक क्रिया ही आएगी, अकर्मक क्रिया नहीं होगी। ध्यान देंगे। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी क्रियाएं जो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती हैं तो क्या वो सकर्मक भी होती हैं या फिर अकर्मक भी होती हैं, यानी कि दोनों होती हैं या दोनों नहीं होती हैं। तो क्या होती हैं, सकर्मक तो होती है, अकर्मक नहीं होती हैं। रतन महेश से पत्र लिखवाता है। रतन ये जो है किससे कार्य करवा रहा है, महेश से करवा रहा है। सविता कविता से कपड़े धुलवाती है, कार्य धुलने का हो रहा है, करवाया किससे जा रहा है, कविता से। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक क्या कर रहा है, स्वयं ने पढ़ के बच्चों से पढ़वाता है। यहाँ पे देखेंगे रवि माँ से खाना बनवाता है। रवि काम खुद न करके रवि माँ से खाना बनवा रहा है। शंकर विजय से साइकिल चलवाता है। यहाँ पे जो करता है कार्य स्वयं न करके किसी और से करवा रहा है। तो अगली हेडिंग है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है जिसमें एक कार्य करके तुरंत जो है दूसरा कार्य जब करता है कर्ता। देखेंगे उदाहरण, परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ आई हों तथा उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई कार्य हो रहा है और उससे पहले क्रिया भी तुरंत संपन्न हुई है, वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। मूल धातु में कर, यहाँ पे कर जो है प्रत्यय लगेगा, तब जो है यह पूर्वकालिक क्रिया का जो है निर्माण होता है। देखिए परिभाषा देखेंगे। विकास पढ़कर सो गया, वह नहाकर चला गया, नहाकर चला गया, पढ़कर सो गया। विजय ने खाना खाकर, पता नहीं क्या किया यहाँ पे, हाँ चाय पी, ढक गया था, सॉरी। तो विजय ने खाना खाकर चाय पी। अब यहाँ पे देखेंगे तो सीता नहाकर मंदिर जाएगी। सीता नहाकर मंदिर जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी बिना नहाए, नहा कर जाएगी। श्याम खेलकर नहाने जाएगा, खेलने के बाद जो श्याम है वह खेलते। यहाँ पे कर देखें सब में आ रहा है, यह पहचान है। या करके भी दिखाई दे सकता, भोजन करके, है ना, भोजन करके चला गया, वो पढ़ करके चला गया, तो करके भी दिखाई दे सकता है और कर भी दिखाई पड़ सकता है। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये जो है कोई भी कार्य हो रहा है, मंदिर जाएगी वो, लेकिन नहा कर जाएगी, यानी कि मंदिर जाने से पहले वो पूर्वकालिक क्रिया करेगी, नहा करके जाएगी।
नहाने जाएगा ये, तो ये खेल करके जाएगा, जो श्याम है। तो ये जो है खेल कर, नहा कर, खा कर, नहा कर, पढ़कर, ये सारी जो है पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। अगली हेडिंग है क्रियार्थक क्रिया। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, यानी कि क्रिया ही जो है जब जहाँ पर क्या कार्य कर रही है, संज्ञा के भांति कार्य कर रही है, तो फिर वहाँ पे क्रियार्थक क्रिया होगी। जैसे देखेंगे तो टहलना, टहलना क्या है, एक तरह से क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो है टहलना संज्ञा का रूप पकड़ के, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। झगड़ना अच्छी बात नहीं है। देश के लिए मरना, देखेंगे तो मरना भी एक तरह से क्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है यह संज्ञा का कार्य कर रहा है, जो मरना जो शब्द है, इसलिए जो है ये सारे जो इस तरह की जो क्रियाएं हैं किसके अंतर्गत आएंगे, क्रियार्थक क्रिया के अंतर्गत। ये इस तरह के जो वाक्य आएंगे वो क्रियार्थक क्रिया के अंतर्गत। अगली हेडिंग है कृदंत क्रिया। वे क्रियाएं जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगने से बनती हैं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। देखेंगे जो प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृदंत। तो वहाँ पे जो कृत प्रत्यय होते हैं, यानी जो क्रिया के पीछे लग करके बनते हैं, जो तद्धित होते हैं वो जो है संज्ञा विशेषण वगैरह के पीछे लग करके बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चल धातु है, ना प्रत्यय लग करके चलना, ता प्रत्यय लग करके ता, और कर प्रत्यय लग करके चल कर। यहाँ पे देखेंगे तो लिख धातु से भी सेम उसी तरह से धातुएं जो है जुड़ कर, यानी प्रत्यय धातु में जो है प्रत्यय जुड़ करके किस तरह से जो है यह शब्द बन रहा है, और ये जो इस तरह की जो क्रियाएं होंगी वो जो है कृदंत क्रिया के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग है नाम धातु। आमतौर पर सभी क्रियाएं की रचना किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की रचना धातु से ना होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से, ध्यान देंगे मोस्टली जो क्रिया शब्द होते हैं वह धातु से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो है क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से हो रहा है, तो फिर इस क्रिया को हम नाम धातु कहेंगे। देखेंगे तो ये अपना जो शब्द है क्या है, सर्वनाम है, और ना प्रत्यय जुड़ गया तो फिर ये जो है क्रिया का रूप पकड़ लिया अपनाना। चमक क्या है, चमक जो है संज्ञा शब्द है, और इसमें जब ना प्रत्यय जुड़ा तो यह जो है कार्य क्या हो गया, चमकने का कार्य हो गया, चमकाने का कार्य हो गया। तो फिर यहाँ पर जो है नाम धातु क्रिया के ये शब्द हैं, चमकना, अपनाना, चमकना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है नाम धातु में जो क्रियाएं हैं वह धातु के साथ प्रत्यय जुड़ करके ना बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से प्रत्यय जुड़ करके बनते हैं ऐसे शब्द। अब देखेंगे तो ये लास्ट आपका आधार है, काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो काल के आधार पर क्रिया जो है 3 प्रकार की होती है, भूतकालिक, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब जो है जब हम काल पढ़ेंगे तो भूतकाल के भी बहुत सारे भेद होंगे, वर्तमान काल के भी बहुत सारे भेद होंगे, और भविष्यत काल के भी बहुत सारे भेद होंगे। तो ये जो हम काल को बांटेंगे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल में, तो वो जो है ये सब इसके भी पार्ट होंगे, लेकिन इस तरह से प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। डीपली यूजीसी नेट वगैरह जो रिसर्च वगैरह लोग करते हैं उसमें जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि काल के आधार पर जो है क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यतकालिक। तो हमने ये समाप्त कर लिया, आपका जो क्रिया चैप्टर था आज हमने पढ़ लिया। अब आगे जो है इसे प्रश्न हम हल करने वाले हैं। प्रश्न आपके 30 है, तो आप भी सॉल्व करें और देखें ये जो प्रश्न है कब किस तरह से पूछा गया है, इसकी भी चर्चा मिलेगी। जिन जिन प्रश्नों का मुझे मिला था तो मैंने यहाँ पर चर्चा किया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रश्न जो है, पहला प्रश्न, अधोलिखित इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो ये जो वाक्य है इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2018 में यह पूछा गया। तो देखेंगे ऑप्शंस हैं आपके, रामू खाना खा रहा है,
चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। यहाँ पे देखेंगे तो कर्म क्या है, खाना, गाड़ी, स्वेटर। लेकिन जो तीसरा वाक्य है इसमें कहीं भी आपको जो है कर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो है यह तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। श्याम हंसता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो आसान सा सवाल है कि जो कार्य अभी हो रहा है यानी कि वो पूरा नहीं हुआ है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कार्य अभी पूरा नहीं है, हो रहा है, तो इसे पहचानेंगे हम। अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या फिर संदिग्ध भूतकाल है। तो ऑफ कोर्स जो है कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य हो रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर भी इस जो ऑप्शंस हैं इसमें से आपको अकर्मक क्रिया को बाहर निकालना है। ऑप्शंस हैं आपके, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। वह अपना सिर खुजलाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, श्याम सोता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पुस्तक और ये चीज़ें तुम्हारा, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपना सिर, ये सारे जो है कर्म इन वाक्यों में है, लेकिन श्याम सोता है इसमें कहीं कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में जो उड़ रही है यह क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक है, सकर्मक है, अमापिका है, समापिका है। तो अकर्मक क्रिया है, जो उड़ने का कार्य हो रहा है या हंसने का, रोने का, तो ये सारे जो कार्य हैं किसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है कार्य सीधे पड़ रहा है कर्ता पर। उड़ कौन रहा है, चिड़िया उड़ रही है, तो सीधा कार्य किस पे पड़ रहा है, प्रभावित हो रहा है जो है चिड़िया पर, तो इसलिए जो है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सॉरी, ये बाई मिस्टेक हो गया है, निम्नलिखित में से होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, इसमें भी अकर्मक क्रिया को पहचानना है। तो श्याम भात खाता है, कर्म आ गया। ज्योति रोती है, कर्म नहीं है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मैंने उसे पुस्तक दी, तो मैंने क्या दिया, उसे पुस्तक दिया, यहाँ पे दो कर्म आ गए। उसकी कमीज है, यह उसकी कमीज है, तो यहाँ पे है कार्य है, लेकिन कमीज जो है क्या है, कर्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटना है। तो इसमें से अकर्मक क्रिया आपको छांटना है। लिखा, पढ़ा, रोया, पिलवाया। देखेंगे यहाँ से आपका जो है सकर्मक और अकर्मक समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा होता है कि कौन सा वाक्य है जो सकर्मक है और कौन सा अकर्मक है। ऐसे ऐसे वाक्य बनते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर उलझाना होता है तो फिर आयोग जो है आपको उलझा देता है। तो लिखने का कार्य होगा तो कुछ तो लिखा होगा, पत्र लिखा होगा, चिट्ठी कुछ तो लिखा होगा। पढ़ने का कार्य हुआ तो कुछ तो पढ़ा होगा। रोया, रोया तो क्या रोया, नहीं रोया कुछ भी, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पिलवाने का काम, कुछ तो पिलाया गया होगा उसे, तो यहाँ पे जो है कर्म छिपा हुआ है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया, इसमें से भी आपको अकर्मक क्रिया छांटना है। ऑप्शंस हैं, खाया, कुछ तो खाया, गया, पिया, धोया। तो धोने में कुछ तो काम किया होगा, पीने के लिए कुछ तो लिया होगा, लेकिन गया, गया का जो है यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए जो है गया जो होगा सॉफ्टवेयर में होगा, यानी कि अकर्मक में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटना है। इसमें से आपको जो है सकर्मक छांटना है। उन दोनों प्रश्नों में से आपको अकर्मक क्रिया को छांटना था। यहाँ पे आपको सकर्मक क्रिया, ऑप्शन है आपके, आया, लेटा,
भागा बनाया। देखें काफ़ी आसान, काफ़ी जो है टफ है। यहाँ पर जो है किसको निकालना है, शकर्मक को निकालना है। तो आया अकर्मक, लेटा अकर्मक, भागा जो है अकर्मक, और कुछ तो बनाया होगा इसलिए जो है शकर्मक। अध्यक्ष बनाया होगा, खाना बनाया होगा, कुछ तो किया होगा, तो यहाँ पर जो है शकर्मक होगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया, इसमें से अकर्मक को छांटना है। गिराया, किसको छांटना है, अकर्मक। गिरवाया, गिरा, हंसा। कुछ तो गिरा, कुछ तो गिरवाया, कुछ तो गिराया, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, हंसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। इसमें से भी आपको अकर्मक छांटना है। उछला, सुना, बेचा, भिजवाया। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से निकालेंगे क्या है, भिजवाया, तो कुछ तो भिजवाया होगा। यहाँ पे देखेंगे तो भी गलत हो गया। बेचा होगा तो कुछ भी बेचा होगा। अब सुना और उछला दोनों में फ़र्क है। सुना तो कुछ भी तो सुना होगा, और उछला तो क्या उछला, तो ऑप्शन जो है पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसमें से जो है इन वाक्यों में से आपको निकालना है सकर्मक। वह रात भर नहीं सोया, विकल्प में आपको क्या पहचानना है, सकर्मक क्रिया। वह रात भर नहीं सोया। माताजी कपड़े धो रही थी, बालक घर जा रहा है, कौवा उड़ रहा है। तो बालक घर जा रहा है और कौवा उड़ रहा है, माताजी कपड़े धो रही हैं, तो कपड़े धोने का जो कार्य हो रहा है इसमें कर्म है, तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में अकर्मक है। तो आपको अकर्मक इसमें से पहचानना है। वह कविता लिखेगा। सरोज नाटक देख रही है। सांप रेंगता है, उसी ने बोला था। तो उसी ने बोला था तो कुछ तो बोला था। सरोज नाटक देख रही है, यहाँ पे कर्म है। वह कविता लिखेगा, यहाँ पे भी कर्म है। सांप रेंगता है, यहाँ पर जो रेंगने का कार्य होता है उसमें वो जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह चित्र बना रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आप कोर्स जो है यहाँ पे कर्म दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है वह चित्र क्या कर रहा है, बना रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे जो है अकर्मक क्रिया को पहचानना है। मामा ने मुझसे साड़ी दी, अपूर्वा सोती है, रीता ने मुझे पत्र लिखा, माता ने बच्चे को दूध पिलवाया। तो मामा ने मुझे क्या दी, साड़ी दी, मुझे साड़ी दी। अपूर्वा सोती है, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। रीता ने मुझे क्या दिया, पत्र दिया। माता ने बच्चे को दूध पिलाया। ये जो है सारे जो है द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, यानी कि ये सारे सकर्मक के हैं तीन ऑप्शन, और एक ऑप्शन जो दूसरा है वह जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो काल के आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो काल के आधार पर क्रिया जो है तीन प्रकार के, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगला प्रश्न है तो रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है वह दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रिया में दो कर्म हैं। तो रमेश ने क्या खरीदा, फल खरीदा, एक कर्म है। मनोज ने अच्छा खाना पकाया। सुरेश ने बच्चों को, अच्छा खाना ही है तो एक ही कर्म है। सुरेश ने बच्चों को खिलौने दिए, तो ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। राधा अच्छा नाची, तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें दो कर्म नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। मैंने बताया था कि एक कार्य हो रहा है उससे पहले कोई क्रिया करके होगा दूसरा वाला कार्य, तो फिर वहाँ पे कर या दिखाई पड़ता है करके। तो देखेंगे हम पिछले साल जयपुर गए, हमने मिठाई खाई, मोहन रात भर सोता है, वह खाना खाकर चला गया। तो खाकर चला गया यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रही है पूर्वकालिक क्रिया।
अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्या धातु कहेंगे, पद कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, रूप कहेंगे, तो ऑफ कोर्स जो है धातु कहेंगे। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु होता है, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है किस कर्म में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की बात मैंने बताया था कि जो कार्य खुद ना करके किसी और से करवाया जाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। तो युवक टहल रहा है, स्वयं कर रहा है। राम ने अमरूद खरीदा, राम अमरूद ने खरीदा तो स्वयं कार्य कर रहा है। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, पत्र किसे लिखवाया गया, राधा से। तो यहाँ पे जो है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो है उमड़ना क्रिया है और इसका ये प्रयोग कहाँ सही नहीं है देखा गया। तो ऑप्शन जो है पहला नदी उमड़ पड़ी, दूसरा ऑप्शन है दूध उमड़ने लगा, तीसरा ऑप्शन है आंसू उमड़ चले और भीड़ उमड़ पड़ी। तो ऑप्शन दूसरा जो है दूध उमड़ने लगा, यही ऑप्शन जो है ठीक नहीं है। बाकी नदी उमड़ पड़ी, आंसू उमड़ पड़े, भीड़ उमड़ पड़ी, ये जो है ऑप्शन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और पिछले जो क्लासेज हैं, इसके बाद की जो क्लासेज हैं, जो अभिकारी शब्द हैं, ये तो विकारी थे, ये सारे लगभग समाप्त हो चुके हैं। अभिकारी भी बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। समास भी आपको पढ़ा दिया गया है, संधि भी 2 बार पढ़ा दिया गया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे जो है चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।